अस्सलाम वालेकुम जी। करंट अफेयर के पास्ट पेपर्स डिस्कशंस के साथ ये 2016 का आज हम पेपर देखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि डेली मैं आईआर पेपर 2 और करंट अफेयर दोनों के पेपर जो हैं वो डेली बेसिस पे 2-2 पेपर यानी कि वो अपलोड करता रहूँ। ये करंट अफेयर का पेपर आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि टेलीग्राम पे मेरा चैनल मेरे नाम से ही एहतशाम जान बट मौजूद है। आप उसको ज्वाइन कर लें। एक ही फोरम पर सब स्टूडेंट्स को जितने भी बुक्स, आर्टिकल्स और मेरे अपकमिंग सेशंस की डिटेल, और अगर किसी को सेशन सॉरी चैनल का नहीं पता लगता तो टेलीग्राम पे मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दे, मैं उसको लिंक भेज दूँगा। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। और पास्ट पेपर काइंडली आप अपने पास अगर रख लें यहाँ वीडियो पॉज़ करके, ताकि आसानी हो जाए आपको। पहला क्वेश्चन है जी, रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट स्पेशली विद रेफरेंस टू नेशनल एक्शन प्लान। और मैं इस सवाल का जब जवाब दूंगा तो मैं देखूंगा जी कि विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल एक्शन प्लान ही पूछा गया है। तो नेशनल एक्शन प्लान लार्जली उसके 20 पॉइंट्स 4 हिस्सों में हम तकसीम करके उनको देख सकते हैं। एक तो आपके इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं उन 20 पॉइंट्स में, दूसरे फिर टेररिज्म से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, तीसरी फिर सेक्टेरियनिज्म से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और चौथी फिर एम्पावरिंग प्रोविंसेस या एम्पावरिंग इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं इस तरह उन 20 प्रोविजंस को यूं डिवाइड करके एग्जामिनर को बता दूंगा, और मैं फिर बताऊंगा कि ये पार्शियल सक्सेस है एंड साइमल्टेनियसली पार्शियल फेलियर भी है। पार्शियल सक्सेस में कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा, जैसे फटा का पॉइंट हो गया, उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स का, जो मिलिट्री कोर्ट्स का पॉइंट हो गया, फिर जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, कराची ऑपरेशन, ये वो कि जो सक्सेस हुई नजर आई। पार्शियल फेलियर में बलूचिस्तान को कहा गया था एम्पावर करेंगे, क्वेश्चन मार्क, नहीं हुआ। अफगान इशू इफेक्टिवली एड्रेस, नहीं हुआ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स की बात थी, नहीं हुई। सो मैं इस तरह उसको एक जवाब दूंगा, और मैं उसको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊंगा कि नेशनल एक्शन प्लान एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी थी। स्टेट्स को हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत होती है, और एक इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमारी ऑलरेडी 2014 में मौजूद थी, जिसका एक हिस्सा जो है वो कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और दूसरा कंपोजिट प्लान ऑफ एक्शन, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अ, चलते तो ज़्यादा बेहतर होता। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आज देख सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की का कोई नाम भी नहीं लेता। सो मैं तो इस जवाब को इस तरह लेके चलता। सेकंड, what measures would you suggest to improve economy of Pakistan, particularly in the areas of debt reduction and enhancing exports capacity? तो उसने ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का नहीं पूछा, उसने डेट रिडक्शन और एक्सपोर्ट्स को एनहांस करने के कॉन्टेक्स्ट में पूछा। मैं इसमें अपना ओपिनियन दूंगा कि अगर पाकिस्तान अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे फोकस करे, इनको बढ़ाने की कोशिश करे, तो हमें न्यू लोन्स तो फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके जो ओल्ड लोन्स हैं उनको आप उनकी रीपेमेंट करने के काबिल हो जाएंगे। सो हमें लार्जली अपने फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। अब वो बढ़ेंगे कैसे? वो ऑफ कोर्स आप एफडीआई पे ज्यादा फोकस करें, आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स उस पे फोकस करें, एनर्जी क्राइसिस को भी एड्रेस करें, आप इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज ताकि इन्वेस्टर आए, आप रेमिटेंसेस पे इनकरेज करें लोगों को कि बैंकिंग चैनल से आए। ये सारी वो चीजें कि जिनसे आपके पास डॉलर आएगा। ठीक है जी। फिर आप अपना रिजॉल्व करें इशू ऑफ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू दो तरह से रिजॉल्व हो सकता है जी। एक तो आप अपना एक्सपोर्ट जो टैरिफ है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं, उसको रिड्यूस करें, और दूसरा अननेसेसरी इंपोर्ट्स उनको फॉर द टाइम बीइंग बैन करें। इन एडिशन टू दैट, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में आप अपने बजट डेफिसिट को
एड्रेस करने की कोशिश करें और वो टैक्सेशन के सिस्टम को बेहतर करके हो सकता है, ताकि आपको डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी मोर लोन्स की ज़रूरत ना पड़े। सो जैसे-जैसे आपका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ता जाएगा, आप पिछली लोन की पेमेंट करते जाएँगे, डोमेस्ट और बाकी एस्पेक्ट्स आपको लेके चलते रहेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहेंगी। सो मैं इसको इस तरह जवाब उसको अपना पोर्ट्रे करूँगा, लिखूँगा, ताकि 20 नंबर का सवाल मैं आधे घंटे में ख़त्म कर सकूँ। तीसरे में अगर मैं सवाल में आ जाऊँ जी, तीसरा सवाल रिलेटेड है जी, इंडिया-पाकिस्तान से रिलेटेड है। डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रोग्रेस अंडर द रीसेंट एग्रीड रूब्रिक ऑफ comprehensive dialogue between India and Pakistan. In your opinion, what are the major constraints? तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं उसको बता दूंगा जी कि मेजर कंस्ट्रेंट तो इटसेल्फ ये कम्प्रिहेंसिव का जो डायलॉग है, ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान हमेशा कंपोजिट डायलॉग ही इंडिया के साथ ऑपरेटिव करता रहा। एक ही वक्त में 2008 में भी हम देख लें तो 8 डिफरेंट इश्यूज पर डायलॉग चल, ये 2015 में हमारी फॉरेन ऑफिस से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। इट्स अ ब्लंडर व्हेन कंपोजिट वाज रिप्लेस्ड विद कॉम्प्रिहेंसिव। जब ये रिप्लेस हुआ तो कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव का डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कंपोजिट में आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे एक साथ बात कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में आप ऑर्डर में बात करते हैं। पहले एक पे बात होगी, फिर दो पे, फिर तीन पे, फिर चार पे, फिर एक को सॉल्व करो, फिर दूसरे को, फिर तीन। और इंडियंस यहाँ पे फिर टेररिज्म को ले आए सिंस 2015 कि पहले टेररिज्म पे बात होगी। रिजल्टेंटली हम पिछले 5 साल में देख सकते हैं कि बात आगे बढ़ ही नहीं रही। सो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल मिस्टेक जो हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी एस्टैब्लिशमेंट कर गई कि इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा ब्लंडर, ये इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। इसके साथ में फिर बाकी इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन, बाकी बच्चों वाले पॉइंट में पाकिस्तान की इनसिक्योरिटीज, रीजन के इश्यूज, वो छोटे मोटे पॉइंट्स वो मैं साथ डाल दूंगा, लेकिन बड़ा एक पॉइंट जो है वो ये एस्पेक्ट है। और इस पे आपको 2015 में जब के मिड में जब ये कंपोजिट से कम्प्रिहेंसिव का ना नजर आते हुए ना महसूस तरीके से ये इंडियंस आपको इस चीज पे ले आए, तो इस पे बड़े आर्टिकल्स आपको, रिसर्च आर्टिकल्स और अखबारों में भी आर्टिकल मुनीर अकरम के भी वो मिल जाते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा गलती कर गए हम लोग। सो इन अ वे ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा ब्लंडर और बहुत बड़ा इशू था। साथ में बाकी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स और भी बता दूं। सो मैं इस पे ही अपना ओपिनियन इस तरह दूंगा। चौथा क्वेश्चन जनाब, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपैक एंड हाउ इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द रीजन। अच्छा जी, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो प्रोस्पेक्ट्स का कॉन्टेक्स्ट तो आसान चीज जाहिर है, वो तो अ, कोई ये हर बंदे ने किया होता है। चैलेंजेस में मैं उसको डिवाइड करके बता दूंगा जनाब, कुछ इंटरनल चैलेंजेस और फिर कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस, ये इस तरह मैं उसको बता दूंगा। लेकिन असल जो चीज कि हाउ इट इज अ गेम चेंजर फॉर द रीजन, अब रीजन में चाइना भी है, तो चाइना के लिए कैसे बेनिफिशियल है। फिर रीजन में पूरा साउथ एशिया भी ज़ाहिर है, साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर इससे कैसे। फिर रीजन के कॉन्टेक्स्ट में मिडल ईस्ट का भी, मिडल ईस्ट के लिए कैसे, उसके बेनिफिट, उसके लिए प्रॉब्लम्स। सो मैं इसको फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, वो ज़ाहिर है प्रोस्पेक्ट्स में भी बात हुई है, लेकिन जरा 2-3 प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर आप इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, यहाँ आप पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कर लें। सो मैं रीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। देन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर तो है ही है, क्योंकि इंडिया की जो इंटेंशंस है ऑफ इंडिया ओशन, वो उन पे एक सीरियस ये एक चेक की सूरत में एग्जीक्यूट होना तो है। तो मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में इस जवाब को लेके चलूंगा। क्वाइट एन इजी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन लार्जली स्टूडेंट्स ये प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस बता देते हैं, और जो रीजन में और अगर गेम चेंजर है भी तो वो पाकिस्तान के लिए बता देते हैं बस। सो वो रीजन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बेहतर है। और अगर मैं इसको फैलाना भी चाहूँ तो फिर अफगानिस्तान का पीस भी, अफगान पीस is a prerequisite for the success of this whole BRI pattern of particularly of the West की जितने भी रूट्स हैं उनके लिए
अफगान पीस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद मैं जिस सवाल का, अच्छा जी, मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट्स और फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। आई पर्सनली, मैं अपना व्यू इस तरह के टॉपिक्स पे शेयर तो नहीं करता, और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि इस तरह का सवाल पेपर में ना अटेम्प्ट किया जाए, लेकिन फिर भी आप कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली 2013 के बाद से, दैट हाउ एक रीजनल कोल्ड वॉर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई वर्सेस ईरान, एक डेवलप होती हमें नजर आती। आप उसकी कुछ मैनिफेस्टेशंस बता देंगे, आप उसमें सीरिया का बता दें, उसमें यमन का बता दें, देन इसके बाद पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। सो अब ये सोलली मेरी ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें चाहिए कि हम न्यूट्रल रोल ही प्ले किए रखें। पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेबल है पाकिस्तान कि वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान, दोनों तरफ हमारे इंटरेस्ट जो है वो कनेक्टेड है। सो हम एक मीडिएशन का रोल भी इफेक्टिवली प्ले नहीं कर सकते। इन 2015 से 17 तक देयर आर टू इस तरह के इंसिडेंट्स हैं कि वेयर बाय हमने कोशिश की, लेकिन हम, हमारी ना तो इकोनॉमी इस चीज की इजाजत देती है, और हमारी डिपेंडेंसी भी, बोथ पर्टिकुलरली ऑन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, देन हमारी पॉपुलेशन जिसमें 24 to 25% जो है वो शिया कम्युनिटी भी है। सो पाकिस्तान बेस्ट रोल जो कि हम हिस्टोरिकली प्ले करते हैं, दैट इज अ न्यूट्रल रोल, नॉट टू मेंडल विद द अफेयर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, while keeping your friendly relations with both the countries, neither to offend anyone and not to go any extra mile for anyone, you know. So मेरा तो ये ओपिनियन इस सवाल के जवाब में डेवलप हो। इसके बाद जी अगला, examine the emerging strategic competition between US and China and its impact on global order। चाइना यूएस के दरमियान कौन से इमर्जिंग कंपटीशंस हैं जी। इन इमर्जिंग कंपटीशंस में ऑफ कोर्स हमें एशिया पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये भी नजर आती हैं। देन इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फर्दर देखना चाहें, BRI वर्सेस फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन, उसका कॉन्टेक्स्ट है। ज़ाहिर है 15 का 16 का टॉपिक है, लेकिन हम तो आज, अगर आज के पेपर में आ गया तब उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने जवाब देना ना जी। देन इसके बाद इनके दरमियान जो कॉम्पिटिटिव है वो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में कंपटीशन, और उसमें फिर ट्रेड से ही आगे फिर इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्टेक्स्ट, उसमें इनका कंपटीशन। एंड मोस्ट रिसेंटली अगर आज के सिनेरियो में हमें आ जाए, तो इवन द वे बोथ हैव हैंडल्ड कोविड सिचुएशन, कुछ एक दो और भी, ये मैं एक जो इनके दरमियान स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस कोविड के कॉन्टेक्स्ट में भी हाउ इट इज स्ट्रेटेजिक, हाउ बोथ वुड हेल्प अदर कंट्रीज, जितना वो फिर अदर कंट्रीज को हेल्प करेंगे उतना फिर उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस ग्लोब में पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में रीडिफाइन होंगे। एक तो कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। दूसरा जो इसका पार्ट है, दैट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑर्डर। नो, इस पे मैं रिकमेंड करूंगा कि रिचर्ड हास का, और उस एडिटेड काम है इसके साथ बाकी ऑथर्स का भी, फॉरेन अफेयर मैगजीन का रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। तो उसमें रिचर्ड हास और उसकी टीम कहती है कि जनाब अब कोई एक ग्लोबल ऑर्डर कोई नहीं है, अब ये एक मल्टी पोलैरिटी जो है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब वही ज्यादा बेहतर अपनी अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है कि जो how that country is supporting others, non-intervention, and living standards को कैसे बेहतर करवा रहा है। सो ग्लोबल ऑर्डर
एज सच इन ज़रा आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लें इन द पोस्ट कोविड सिचुएशन, वो किसी एक स्टेट उसको डिटरमिन नहीं कर सकती। रादर ये डिटरमिन होगा कि आपस के कॉम्पिटिशन्स में कौन ग्लोब को ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। जो ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा हो, अगर आपस में कम्पीट भी कर रहे हैं और उस कॉम्पिटिशन से ग्लोब को जो बेनिफिट ज़्यादा कर रहा है, उसकी ग्लोब की अलाइनमेंट उस तरफ को होती जाएगी। अपीयरेंटली अभी दोनों तरफ से कोई ऐसा होलिस्टिक प्रपोजल हमें नज़र नहीं आता, लार्जली रिएक्टिव स्ट्रेटजीज में ही एंगेज नज़र आते हैं। तो इस सवाल का जवाब मेरा इन इन पैटर्न्स पर चलेगा। अगर आज के करंट अफेयर में आगे, ज़ाहिर है मैंने 16 के कॉन्टेक्स्ट में तो करंट अफेयर के सवाल को इवैल्यूएट करना बेवकूफ़ी है ना जी, आज के हमारे काम तो नहीं आएगा वो। देन इसके बाद डिस्कस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? ऑफ कोर्स आप उसको बता दें जी। एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बता दें आप उसको। आप जो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। फिर एक्सट्रीम वेदर, फिर आपकी शिफ्टिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिर आपका राइजिंग सी लेवल, फिर आपके फॉरेस्ट को इश्यूज, फिर आपके इंसेक्ट्स तेजी से बढ़ते जा रहे, फिर उसके बाद आपकी जो हुरिकेन्स और स्टॉर्म्स जो हैं उनके इशू, फिर आपका इकोसिस्टम ओवरऑल डिस्टर्ब हो रहा है। ये आप बता दें 3-3 4-4 लाइनों में। लेकिन दूसरा पार्ट उसने क्या पूछा? दूसरा पार्ट उसने पूछा कि एंड द मेजर्स रिसेंटली अडॉप्टेड बाय पेरिस कॉन्फ्रेंस। लो जी, पेरिस एग्रीमेंट में को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में क्या जी? तो यहाँ पर आप ख्याल रहे कि जो प्रॉपर वहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं, वो जो हेडर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बात ही करनी। लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल्स, जिसका प्रॉपर हेडर है। देन उसके बाद अगली जो चीज़ मिटिगेशन, प्रॉपर उसका हेडर है। देन उसके बाद एडेप्टेशन, प्रॉपर उसका हेडर है। देन लॉस एंड डैमेजेस, कैसे कंट्रोल करने, क्या करने। देन उसके बाद जनाब क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, स्टफ लाइक दैट, ये उसका पॉइंट। देन फिर वॉलंटरी कोऑपरेशन, ये उसका हेडर। ठीक। सो वो उसके स्पेसिफिक हेडर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जवाब देंगे तो तब वो आपको मार्क्स देगा। 4 सवाल ही करने होते हैं आपने, और 4 सवाल उन्हीं पे फोकस करें कि जिनसे रिलेटेड आपका कंटेंट जो है वो आप समझते हैं कि आपके पास बेहतर है और आपकी उस पे ओपिनियन जो है वो अ, बेहतर डेवलप है। मसलन मैं इस पेपर में अगर जाऊँगा तो मैं पहला सवाल करूँगा, उसमें मेरी ओपिनियन मैं समझता हूँ कि वो मुझे लगता है कि वो बेहतर है। मैं दूसरा सवाल करूँगा, उसमें मेरी ओपिनियन मुझे लगता है मेरी बेहतर है। मैं तीसरा सवाल करूँगा, जहाँ मैं कॉम्प्रिहेंसिव को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। ये ऊपर से तो मैं ये 3 सवाल जो है वो करूँगा कि जहाँ पे तीसरा सवाल सीपैक का, चौथा सवाल सब कर रहे होंगे, आई विल नॉट फैंसी। लेकिन अगर मैं बाकी सवालात के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो फिर मैं ये चौथा सवाल जो है, क्योंकि आई फ़ील के सब पेरिस एग्रीमेंट को अखबारों में या इधर-उधर से पढ़ के जेनेरिक बातें लिखेंगे। मैं उसके स्पेसिफिक उसके एग्रीमेंट में से जो क्लॉज़ेज़ जिस तरह डिवाइड हुई हैं हेडर्स में, मैं उस तरह जवाब दे रहा हूँगा। मेरा कंटेंट इस सवाल में बेहतर होगा। तो मैं तो इस पेपर में ये 4 सवाल करूँगा, मेरा ये ख़्याल है। मैं हर पेपर में इसी तरह सारे सवाल इवैल्यूएट करूँगा और उनमें से फिर अपनी जो 4 क्वेश्चन्स की चॉइस है, वो भी आपको ज़रूर बताया करूँगा। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे एक जो पेपर है उसको हम इसी तरह इवैल्यूएट करेंगे ताकि उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ आ जाए कि भाई इस तरह इस लेवल पर आके कोई ठीक या खराब या सही या ठीक सवाल नहीं होता। इस लेवल पर आके आपका जवाब लॉजिकल होना चाहिए, आर्गुमेंट्स बेहतर होने चाहिए, कंटेंट आपका बेहतर होना चाहिए, राइटिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह मैं 2016 का ही इसका आईआर का अभी कुछ देर बाद वो भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।